क्या आपको पता है कि शुगर की वजह से भी आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है? बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और मैं एक रेटिना, यूविया एंड आरओपी स्पेशलिस्ट हूँ इन एक्यूरा विजन क्लिनिक्स, रूप नेत्रालय, मेरठ। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल के ज़माने में अधिकतर लोगों को 40 या इवन 35 इयर्स के बाद होने लगी है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि अब हमारी लाइफ़स्टाइल काफ़ी सेडेंटरी हो चुकी है। हम काफ़ी काम जो पहले चल के करते थे, अब बैठे-बैठे भी की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स ऐसे रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। अब शुगर के बढ़ते-बढ़ते जो बाकी के अंग हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आँखें अफेक्ट होती हैं, फिर किडनीज़ अफेक्ट हो सकती हैं और आगे चल के हार्ट या फिर ब्रेन की ब्लड वेसल्स भी अफेक्ट होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि शुगर एक दीमक की तरह बीमारी होती है, जो धीरे-धीरे करके सारे अंगों को खराब करती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आँखों पर इसका क्या असर है और स्पेशली रेटिना या फिर पर्दे पर क्या असर है। आपको पता ही है हमारी आँख एक कैमरे की तरह होती है जिसमें आगे एक लेंस होता है, पीछे पर्दा होता है। अब अगर ये कैमरा है तो हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और बीच का जो वायर होता है उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो हमारे स्टार्टिंग ऑफ आवर आई से लेकर हमारे कंप्यूटर ब्रेन तक सारे चीज़ों में शुगर साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। कैसे? सबसे पहले लेंस में कैटरैक्ट का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सेकेंडली रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर शुगर की वजह से पर्दे की अबनॉर्मैलिटीज बढ़ जाती हैं। थर्ड, ऑप्टिक नर्व या फिर जो हमारी नस है उसका भी एक मान लो एक तरह का अटैक या फिर पैरालिसिस हो सकता है, जो कि शुगर के पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाता है। एंड फोर्थ, ब्रेन का जो पार्ट जो हमारे कैमरे के सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, उस पार्ट में भी अगर ब्लड सप्लाई या फिर कुछ भी कम हो जाए शुगर की वजह से, तो वो भी आपकी नज़र को अफेक्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी की या फिर जो पर्दे की बीमारी है शुगर की वजह से। पर्दे के अंदर खूब सारी छोटी-छोटी नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ियाँ होती हैं जो पाइप होती हैं जिससे हमारा खून बह रहा है और वेरियस टिश्यूज़ को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन और जो भी हम खाते पीते हैं ये सब इस ब्लड में घुलकर हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। तो जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है तब यही शुगर आंखों की इन छोटी छोटी नाड़ियों पे भी ज्यादा पहुंचती है और धीरे धीरे करके इन नाड़ियों को वो कमजोर बनाती है। तो आप मानिए कि पहले ये पाइप्स लीकी हो जाती है, मतलब पाइप से चीजें बहने लगती है और कुछ दिनों बाद गंदी पाइप्स फट जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्याएं होती हैं। रीसेंट स्टडीज में देखा गया है कि 98% ऑफ ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल। मतलब अगर ठीक टाइम पे पकड़ लिया जाए तो 98% लोग जो कि ब्लाइंड हो जा रहे हैं डायबिटीज की वजह से, उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर ठीक टाइम पे वो डॉक्टर तक पहुंच जाए तो अभी तो हमने बात करी कि शुगर की बीमारी में होता क्या है। अब सबसे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जो लोग जिनको शुगर 5 साल से ज्यादा या फिर अनकंट्रोल्ड शुगर, मतलब कभी भी स्टेबल नहीं रहा हो, हमेशा खाने के बाद 200 से ऊपर रहा हो, नाश्ते से पहले या खाने से पहले 125 से ऊपर रहा हो, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने का। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है अगर शुगर के साथ आपके और कोई शारीरिक बीमारी है, जैसे बीपी के अलावा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम, कभी लकवा लगा हो, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब मिलकर आपके ब्लड फैक्टर्स को इतनी बदल सकती हैं कि डिजीज प्रोग्रेशन जो 2 साल में होना था वो 2 महीने में भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास मल्टीपल डिजीजेस हैं जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या फिर अनीमिया, बीपी और शुगर, तो डिजीज आपका बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा और ट्रीटमेंट के बावजूद बहुत बार प्रोग्रेस करता रहता है। तो इसीलिए सारे डायबिटिक्स, जितने भी शुगर वाले पेशेंट हैं, उनको
भले ही आपको कोई बताए ना बताए, आपके रिलेटिव्स बताए ना बताए, आपके डॉक्टर, शुगर वाले डॉक्टर बताए ना बताए, आपको ये बात समझनी है कि अपनी आंखों के लिए आपको साल में एक बार एटलीस्ट अपने आंखों के डॉक्टर की सलाह लेनी है। और सिर्फ आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाना, आंखों के पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। अब हम चेक कैसे कर सकते हैं कि आपकी आंखों पे शुगर का असर आया है कि नहीं। आजकल तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बहुत इजीली विद इन 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स देखा जाता है कि डायबिटीज का असर आया है कि नहीं। बहुत सारे एआई टूल्स यूज हो रहे हैं जो कि बहुत सारे क्लिनिक्स में आपको मिलेंगे, जिसमें बस एक फोटो से पता चल जाएगा कि डू यू हैव एनी चेंजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी और नॉट। बट इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब डायबिटीज का असर है या नहीं, उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है कि पक्का बता सकता है कि नहीं, वो है डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन का मतलब है कि हम आंखों में एक ड्रॉप डालते हैं जो कि आपकी जो ये भूरी पुतली होती है उसको फैलाती है। उसी के बाद जाकर इस भूरी पुतली को फैलाकर ही आप पीछे का पर्दा देख सकते हैं। एक डॉक्टर पीछे का पर्दा तभी देख सकता है। तो भूरी पुतली को फैलाकर हम एक इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप से, एक टॉर्च जैसी चीज होती है जिससे हम देखते हैं पीछे का पर्दा जो कि कोने कोने तक दिखता है। ये है अभी का गोल्ड स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली एआई इज टेकिंग अप फास्ट, बट राइट नाउ जो आपको समझनी है बात, एक साल में एक बार आपको ये टेस्ट करवाना है। अब अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ तो आगे क्या करना है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है नॉन प्रोलिफरेटिव, आम भाषा में बोलूं तो लेसर माइल्डर केसेस, और सेकंड होती है प्रोलिफरेटिव, मतलब सिवियर केसेस। तो जो माइल्डर केसेस होते हैं उसमें हमें बहुत अर्जेंटली कुछ नहीं करना है, बट हाँ हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, क्योंकि जैसे ही वो सिवियर केस की तरफ प्रोग्रेस करता है हमें तुरंत लेजर से इस प्रोग्रेशन को रोकना होता है। ध्यान रखिए, जैसे शुगर शरीर से कभी जाता नहीं है, रोज दवाई खाकर उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे ही आंखों की शुगर की बीमारी को भी सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप जिस स्टेज पर एक डॉक्टर के पास आओगे वो डॉक्टर उसी स्टेज पे रोक पाएगा, वो डॉक्टर रिवर्स कभी नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है रिवर्स करना। तो जब माइल्डर केसेस होते हैं यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं, बट कभी कभार माइल्डर केसेस पे भी पर्दे की सूजन और उस हिस्से में सूजन जहां से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, शक्ल पहचानते हैं, अगर उस हिस्से में सूजन होता है तो उन केसेस में हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन एंटीवीएचएफ का एक पूरा अलग वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इंजेक्शन का काम है पर्दे का सूजन रोकना। आगे अगर डिजीज स्टेज प्रोग्रेस होता है तो उसको रोकथाम करने के लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको ग्रीन लेजर कहा जाता है। ये ग्रीन लेजर जो आपकी छोटी छोटी नाड़ियां जो कि फट रही थी उसके आसपास लेजर द्वारा वो उन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब सिकुड़वा देता है, ताकि उससे ब्लीडिंग या उससे रिसाव के चांसेस कम हो। अब ब्लाइंडनेस किन केसेस में आते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में। अगर बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया, आपको पता नहीं चला, एक आंख में ज्यादा हो गया एक आंख में कम हुआ है, आपको पता नहीं चला है फॉर सम रीजन, और आप सीधा उस स्टेज पे आते हैं जिसमें ये ब्लड वेसल्स इतनी छोटी होते हुए भी टूट गई हैं और उसकी वजह से एक्टिव ब्लीडिंग हो चुकी है। तो इस एरिया में विट्रस हेमरेज, इस एरिया को हम विट्रस कैविटी बोलते हैं, इसके अंदर ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो उसको विट्रस हेमरेज बोलते हैं। तो अगर इधर खून जम गया तो आपकी लाइट यहां तक तो आ जाएगी बट इसके आगे नहीं जा पाती। तो ऐसे केसेस में डायबिटिक्स में ब्लाइंडनेस, सडन ब्लाइंडनेस होती है। पहले पहले तो आपको हो सकता है कुछ फ्लोटर्स से दिखें। फ्लोटर्स मतलब आंख के आगे कोई काले धब्बे से या फिर बाल से घूमते या बादल से घूमते हुए दिखे, बट धीरे धीरे करके वो बढ़ेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें पूरा काला हो जाएगा। ये कब होगा? जब ये पूरी कैविटी आपकी ब्लड से भर जाती है। ऐसे केसेस में फिर मैनेजमेंट बहुत ही अर्जेंट हो जाती है। हम यूजुअली कुछ ड्रॉप्स या टैबलेट शुरू करके 1 to 2 months वेट करने को बोलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल रहा तो बॉडी ये ब्लड अपने आप अब्सॉर्ब कर लेती है और हमें बस उसके बाद लेजर द्वारा जो नाड़ी फटी है उसको हमें सिकुड़वाना होता है।
लेकिन अगर बॉडी अपने आप इतना सारा खून नहीं अब्जॉर्ब कर पाई, या फिर आपकी बीपी बढ़ी हुई है, आपकी शुगर्स बढ़ी हुई हैं, वो ब्लड वेसल जो पाइप फटी हुई है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो लास्ट में हमें आखिरी हमारा रिजॉर्ट होता है सर्जरी। अब सर्जरी विट्रोरेटिनल सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है, हम लैप्रोस्कोपिकली दूरबीन से अंदर जाते हैं और सारा ब्लड क्लॉट निकाल देते हैं। निकालने के बाद या फिर आंख के अंदर गैस का बुलबुला या फिर ऑयल डाला जाता है। कई केसेस जिनमें रिकरेंट मतलब बार बार ये हेमरेज हुआ, थोड़ा हुआ फिर थोड़े दिन बाद चला गया, फिर थोड़ा हुआ फिर थोड़े दिन बाद चला हुआ, ये भी इंडिकेशन है एक सर्जरी का, क्योंकि बार बार आपको हो रहा है और कभी भी इतना ज्यादा हो सकता है कि आप एकदम से उस आई से ब्लाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ सर्जरी है कि आपने इतना इग्नोर हो गया ये डिजीज आपसे कि आपकी छोटी छोटी नाड़ियां फट भी गई, अपने आप सिकुड़ भी गई, लेकिन सिकुड़ते सिकुड़ते उसने पर्दे को खींच लिया। ये है तो हमारा एक टिश्यू ही, तो ये ब्लड वेसल्स इतनी मोटी हो गई हैं कि उन्होंने पर्दे को खींचना शुरू कर दिया है। इसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, क्योंकि ट्रैक्शन की वजह से पर्दा उखड़ा हुआ है। अब ये ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट एक अर्जेंट नीड होती है सर्जरी की, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा पर्दा सूख जाता है, और पर्दा क्योंकि दिमाग का हिस्सा होता है उसको कभी बदला नहीं जा सकता। ये लेंस की तरह नहीं है कि सफेद मोतियाबिंद हुआ आपने एक्सचेंज कर लिया, नहीं, पर्दे को नहीं बदला जा सकता। जैसा पर्दा है वैसा ही आपको उसी के साथ रहना पड़ता है। तो टीआरडी या फिर ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए इससे पहले ही हमें रोकथाम करना होता है। अब अगर मान लीजिए ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो भी जाए, अगर बीच के हिस्से में जो मैंने बताया था, जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जहां से इंसान लिखता पढ़ता है, अगर उस हिस्से के अलावा कहीं हुआ है तो हम फिर भी वेट कर सकते हैं और नॉन सर्जिकल टेक्निक से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो गया या फिर हमें लग रहा है कि बढ़े जा रहा है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, तो हमें इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं विट्रस हेमरेज के साथ, ब्लीडिंग के साथ, हमें पीछे का पर्दा नहीं दिख रहा होता, तो हम अल्ट्रासाउंड करके पता करते हैं कि पीछे का पर्दा अपनी जगह पे है कि नहीं है। अगर अपनी जगह पे नहीं है, खिंचा हुआ है, तो अगेन इमीडिएटली सर्जरी। अगर अपनी जगह पर है तो हाँ, हम थोड़े दिन इंतजार कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, विट्रस हेमरेज और इतनी नाड़ियों का सूख जाना कि अब ब्लड सप्लाई ही नहीं आ रहा है आंखों के पर्दों पर, ये 3 कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लाइंडनेस के लिए। अगर ब्लाइंडनेस हो रही है आपको, मतलब इरिवर्सिबल, मतलब इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ये इन तीनों के कारण ही होती है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने कभी भी अपना पर्दा चेक नहीं कराया है तो प्लीज अपने नजदीकी रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपना पर्दा चेक करवाइए। अगर आपने पहले चेक करवाया है तो साल में एक बार करिए, और अगर आपको ऑलरेडी डिजीज हो चुका है तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए कि आप कौन से स्टेज पर हैं। और आप लोगों को ये बात समझनी है कि हर स्टेज पे कुछ धुंधलापन रहता है, कुछ धुंधलापन आता है। हम जितना भी ट्रीटमेंट करते हैं मैक्सिमली धुंधलापन को अपनी जगह पे रोकने के लिए करते हैं। बढ़ना नहीं बढ़ना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि पर्दे की क्वालिटी भी धीरे धीरे करके खराब हो रही होती है। और अगर पर्दे की क्वालिटी खराब हो रही है तो हमारे 1000 ट्रीटमेंट के बावजूद रोशनी वहीं पे रुकी रह सकती है, बट बढ़ेगी नहीं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन मैं यही बता रही हूँ कि अर्ली स्टेजेस पे पिकअप करना जरूरी है। आप उन 98% लोगों का सोचिए जो ब्लाइंड हो चुके हैं बिकॉज अर्ली ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो you should not be one of them, and hence get your retinas checked as soon as possible. Thank you.